बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फंक्शंस। फंक्शंस डिफाइंड। इसमें हम सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हैं, फंक्शंस कौन कौन सी, फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज, फिर इनसे रिलेटिव एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शंस पे आते हैं कि फंक्शंस अ फंक्शन कैन बी व्यूड एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। An input or set of inputs is provided to a mathematical rule which transforms, manipulates the inputs into a specific output. अब इसमें जो फंक्शंस की डेफिनेशन है वो बता रहा है कि फंक्शन कैन बी व्यूड एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आप देखें कि आपके पास दो चीज़ें हैं जिनको आप डील करेंगे, इनपुट्स और आउटपुट्स। कि आप क्या करते हैं कि आप इनपुट देते हैं और आउटपुट ले लेते हैं। इनपुट का क्या मतलब होगा? इनपुट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं, और आउटपुट जो हैं यानी कि आउटपुट का मतलब रिजल्ट्स जो इनपुट पे डिपेंड कर रहे हो कि आप जो इनपुट देंगे उसी लिहाज से आउटपुट आएगा। कंसिडर द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इफ वी सेलेक्टेड वैल्यूज ऑफ x आर इनपुट, द इक्वेशन यील्ड्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y एज आउटपुट्स। अब इसमें देखें क्या कहा गया है। इक्वेशन आपको जो दी हुई है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इस इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल हैं। एक लेफ्ट राइट साइड पे गौर करें, आपके पास टोटल जो एक्सप्रेशन है वो x का है, और लेफ्ट साइड पे गौर करें आपके पास y वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल हो गए आपके इसमें, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। इक्वेशन किस वेरिएबल में है? इक्वेशन आपकी x वेरिएबल में है। तो इसमें उसने कहा है कि इसमें जो x वेरिएबल है वो इनपुट वेरिएबल है और जो y वेरिएबल है वो आउटपुट है। तो आप x को अपनी मर्जी से वैल्यू देंगे और y की वैल्यू ले लेंगे। अब अपनी मर्जी से वैल्यू देने से फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि आप माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो मर्जी वैल्यू दे दें वो इनपुट कंसिडर होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू x की आप इक्वेशन में पुट करेंगे उस वैल्यू के अगेंस्ट जो y आएगा वो आउटपुट होगा। तो यहाँ पे उसने एक रूल बताया है, तो गौर करें यहाँ पे कि उसने कहा क्या गया है कि आपने इनपुट वैल्यू दी है, फंक्शन f पे इम्प्लीमेंट की है, यानी कि आपका ये x है, ये y है और ये f है। तो x आपने फंक्शन को दिया है, फंक्शन ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में? आउटपुट में, y में। फॉर एग्जांपल आपके पास नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक आपके पास लेफ्ट साइड पे कॉलम बना हुआ है इनपुट का और राइट साइड पे एक है कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट का। उसी जो प्रीवियस ऊपर हमने एग्जांपल लिया है कि उस एग्जांपल में हम सबसे पहले इनपुट x इक्वल टू 1 पुट कर लें, फिर x इक्वल टू -5, फिर x इक्वल टू 10। तो गौर करें आप इसमें, इस इक्वेशन में जब आप x इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या आएगा, x इक्वल टू -5 पुट करें तो y क्या आएगा। तो जो इनपुट आप पुट कर रहे हैं y जो भी आ रहा है वो आउटपुट होगा। तो तीन इनपुट आपने दिए हैं, तीन ही आउटपुट आपके पास आई है। तो गौर करें x की वैल्यू 1 दी है तो आउटपुट आई है 0, यानी कि y 0 आया है। x -5 पुट किया है तो y आपके पास 36 आया है। x 10 पुट किया है तो y आपके पास 81 आया है। तो तीन आउटपुट्स आ गए, कौन कौन सी? 0, 36 और 81। अब नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, द इक्वेशन प्रोवाइड्स द रूल विच अलाउज वन टू ट्रांसफॉर्म अ वैल्यू ऑफ x इनटू अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। द रूल फॉर दिस इक्वेशन माइट बी वर्बलाइज्ड एज take the input value and square it, subtract 2 times the input value and add 1. Note that for any input value a unique output value is determined. अब इसमें कहा क्या गया है, देखें आप गौर करें, आप जो भी x की वैल्यू ले रहे हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर होगी, फिर 2 से उसको मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड करेंगे हम 1 में। तो वो यही बात कर रहा है कि हमारी जो जो भी हम इनपुट वैल्यू दे रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो फंक्शन बेसिकली रूल है जो वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म्स कर देता है। फंक्शन को हम बेसिकली f से डिनोट करते हैं कि आपने इनपुट वैल्यू ली, f में पुट की, f ने उसको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट वैल्यू दे दी। नीचे बॉक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है,
अ फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। तो अभी गौर करें, यही किया हमने कि इस इक्वेशन में हमने 3 इनपुट वैल्यू ली हैं और 3 आउटपुट वैल्यू आई हैं। तो क्या किया गया है कि एक इनपुट वैल्यू ली, फंक्शन को असाइन की, एक आउटपुट वैल्यू आ गई। फिर दूसरी इनपुट वैल्यू ली, फंक्शन को असाइन की, दूसरी आउटपुट वैल्यू आ गई। तीसरी इनपुट वैल्यू ली, फंक्शन को असाइन की, मैथमेटिकल रूल बन रहा है तो मैथमेटिकल रूल ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तीसरी आउटपुट वैल्यू में। तो 3 डिफरेंट इनपुट्स आई हैं, इनपुट वैल्यू ली हैं, तो 3 डिफरेंट आपके पास आउटपुट वैल्यू आई हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, अब गौर करें फंक्शन की डेफिनेशन बता क्या रही है। फंक्शन एक मैथमेटिकल रूल है दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू, कि दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू, कि आप एक यूनिक इनपुट वैल्यू लेंगे, यानी कि अगर आप डिफरेंट इनपुट वैल्यू ले रहे हैं तो डिफरेंट ही आउटपुट्स आपके पास आनी चाहिए। तो वो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। अब गौर करें कंडीशन वो क्या लगा रहा है, वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू, कि ईच इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट सिर्फ एक ही आउटपुट वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक इनपुट वैल्यू दें और फंक्शन पे इम्प्लीमेंट करें, आपके पास 2 आउटपुट वैल्यू आ जाए। तो खैर इस तरह की आगे हमारे पास एग्जांपल्स आएंगी। डेफिनेशन आगे है डोमेन और रेंज की। अब डोमेन, फंक्शन की डोमेन क्या होती है और फंक्शन की रेंज क्या होगी। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। अब डोमेन क्या होगी कि जितनी भी आप इनपुट वैल्यूज दे रहे हैं उनका सेट बना लें तो वो फंक्शन की डोमेन होगी। इनपुट वैल्यूज क्या होंगी, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज डोमेन होंगी फंक्शन की। सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज क्या होंगी, रेंज होंगी फंक्शंस की। तो जब भी आपने फंक्शन की डोमेन या रेंज फाइंड आउट करनी है तो डेट्स मीन व्हाट इज द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड व्हाट इज द सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। The assigning of output values to corresponding input values is often referred to as a mapping. अब देखें इस लाइन में गौर करें, द असाइनिंग ऑफ आउटपुट वैल्यूज टू करस्पॉन्डिंग इनपुट वैल्यूज इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ मैपिंग। अब फंक्शन को वो डिफाइन कर रहा है एज अ मैपिंग, कि क्या है कि फंक्शन ये जो f दिया हुआ है, ये f बेसिकली क्या है, ऊपर आपने जो एग्जांपल लिया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, ये आपके पास f ऑफ x है, कि आपने क्या किया है कि इनपुट वैल्यू दी है, f इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वो आपके पास आउटपुट वैल्यू आ रही है y, कि x इम्प्लाई y, और ये फंक्शन ये मैपिंग डिफाइन की है। इसका क्या मतलब है कि आप x इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, फंक्शन पे इम्प्लीमेंट हुई इनपुट वैल्यू, और फंक्शन पे इम्प्लीमेंट होने के बाद आपके पास क्या आया, y, जो आउटपुट वैल्यू आपके पास बनती है। तो जब भी आप फंक्शन की बात आएगी हम उसको इस मैपिंग के तौर पे लिखेंगे। आपके पास ये जो पहली चीज़ होगी, जो x है वो इनपुट वैल्यूज होंगी और जो y है वो आउटपुट वैल्यूज होंगी। represents the mapping of the set of input values x into the set of output values y using the mapping rule f। f आपके पास चेंज होता रहेगा, यानी कि आप इक्वेशन चेंज करते जाएं, आप इनपुट आउटपुट आपकी चेंज होती जाएगी। द नेचर एंड नोटेशन ऑफ फंक्शंस। अब नीचे उसने नोटेशंस दी हैं। अब गौर करें, यहाँ पे 3 आपके पास डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं। तो फिगर 4.2 है, इसके ए बी और सी 3 डायग्राम्स हैं। पहली डायग्राम पे गौर करें कि उसने ये डोमेन का सेट लिया हुआ है, ये रेंज का सेट लिया हुआ है, और डोमेन के अंदर से उसने पहली इनपुट वैल्यू लिया, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ये पहली इनपुट वैल्यू है। क्या हुआ, f पे इम्प्लीमेंट हुई वो इनपुट वैल्यू, और f इम्प्लीमेंट होने के बाद वो आउटपुट वैल्यू पे आ गया, यानी कि ये इनपुट वैल्यू मैप हो रही है इस आउटपुट वैल्यू पे, और ये इनपुट वैल्यू मैप हो रही है इस आउटपुट वैल्यू पे। तो सिमिलरली अब देखें, 2 ही आपके पास इनपुट वैल्यूज़ हैं और आगे वो 2 ही आपको आउटपुट वैल्यूज दे रहा है। सिमिलरली इसी तरह आपके पास दूसरी डायग्राम में और तीसरी डायग्राम में। अब नीचे कैप्शन दिया है पहली डायग्राम का, कंप्लाइज विद डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसमें भी दी हुई है कि कंप्लाइज विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और अब इस पे आए ज़रा,
इसमें डज नॉट कंप्लाइज विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या थी कि ईच इनपुट वैल्यूज आपकी मैप हो किस पे, यू वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू पे। अब देखिए यहाँ पे इनपुट वैल्यू एक है, एक ये इनपुट वैल्यू इस आउटपुट वैल्यू पे भी मैप हो रही है और ये ही इनपुट वैल्यू इस आउटपुट वैल्यू पे भी मैप हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक इनपुट वैल्यू के अगेंस्ट हमारे पास दो आउटपुट आ रहे हैं। तो डेट्स मीन कि ये जो फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं या ये जो मैथमेटिकल नोटेशन हम कंसीडर एक्सप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट के अगेंस्ट आपके पास दो आउटपुट वैल्यूज आए। और आप उसको मैथमेटिकली जिस तरह लिखते हैं फंक्शन को, मैपिंग को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये कोई ना कोई इक्वेशन होगी। अब जैसे इक्वेशंस आपने पीछे पढ़ी हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पोलिनोमियल्स यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल, फोर्थ डिग्री इक्वेशंस जिसको हम फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल का भी नाम देते हैं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है आपके पास इनपुट वैल्यू और y जो है आपके पास ये आउटपुट वैल्यू। नीचे एक और उसने जिक्र किया है एक और लाइन पे कि द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ द टू वेरिएबल्स, ये वाली लाइन, द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ द टू वेरिएबल्स रिजल्ट्स इन वेरिएबल्स x being called independent variable and the variable y being called dependent variable. Alternatively, y is often referred to as the value of function f is the name of the function or mapping rule. अब देखें इसमें जब मैंने शुरू में फंक्शंस का जिक्र किया उसमें मैंने आपको बताया था कि x इनपुट वैल्यू है और y आउटपुट वैल्यू है। यहाँ पे आके वो कह रहा है कि x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। बात एक ही है, जो इनपुट वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो आउटपुट वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऐसा क्यों कहा गया? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आज़ाद, कि आज़ादाना तौर पर वो हरकत कर सके। अब चूंकि इनपुट वैल्यू को मैंने आपको कहा था कि आप अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं उसको, तो यानी कि इनपुट वैल्यू पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डेट्स मीन आप जो मर्जी वैल्यू दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो आउटपुट वैल्यू है वो इनपुट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो इनपुट वैल्यू देंगे उसी लिहाज से आउटपुट वैल्यू आएगी। डेट्स वाई एक्स को कहा गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इनपुट वैल्यू को कहा गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डेट्स वाई वाई इज कॉल्ड, जो आपका आउटपुट वैल्यू थी उसको कहा गया है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बजाय आप डिपेंडेंट वेरिएबल u ले लें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल v ले लें। वेरिएबल्स हैं, आप चेंज उसको कर सकते हैं। और f की जगह आप g फंक्शन ले लें और g की जगह आप k फंक्शन ले लें। कोई भी वेरिएबल एक्स और वाई की जगह ले सकते हैं और मैपिंग एफ की बजाय कोई भी मैपिंग आप जी उसको नाम दे सकते हैं। नोटेशंस हैं ये बेसिकली, आप नोटेशंस को जो मर्जी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आप दे सकते हैं। अब एग्जांपल 1 है। अब एग्जांपल 1 बेसिकली उसने फंक्शंस के रोल को समझाया हुआ है एक, कि व्हाट इज़ meant by the input and output and mapping। अब एग्जाम्पल की स्टेटमेंट दी हुई है, इमेजिन दैट यू हैव टेकन अ जॉब एज अ सेल्स पर्सन, योर एम्प्लॉयर हैज स्टेटेड दैट योर सैलरी विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स यू सेल ईच वीक। अब इसमें दो चीज़ें आप गौर करें। इसमें बताया गया है कि आप सेल पर्सन की एक जॉब कर रहे हैं, आपको कुछ टास्क दिया हुआ है कि ये यूनिट्स हैं जो आपने सेल करने हैं, जबकि आपकी सैलरी डिपेंड कर रही है कि आप जितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आउट करेंगे। अब इसमें क्या चीज़ है, एक तो चीज़ है नंबर ऑफ यूनिट्स, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है आपकी सैलरी। तो अब सैलरी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ यूनिट्स जो सोल्ड आउट होंगे ईच वीक में। तो जितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आउट होंगे उतनी ही आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो सैलरी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो आप यानी कि डिपेंडेंट क्या है आपकी सैलरी, इंडिपेंडेंट क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स।
नंबर अब इंडिपेंडेंट क्यों है, क्यों, वजह क्या है कि आप ये इनपुट वैल्यू है, क्यों कि ये आपकी अपनी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ़ यूनिट सेल आउट कर सकते हैं या अपनी जॉब को कितना टाइम देंगे कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिट आप सेल आउट करें। तो वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वीकली सैलरी इन डॉलर्स का नाम दिया गया है। एक्स जो इनपुट वैल्यू है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड ईच वीक का दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर f इज द नेम ऑफ द सैलरी फंक्शन। अब सैलरी फंक्शन क्या होगा, उसने एम्प्लॉयर ने नीचे इक्वेशन 4.1 बुक वाले ने दी हुई है कि सपोज कि सैलरी फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास 3x प्लस 25 है। अब x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, और y क्या है, आपकी सैलरी है। आप क्या है कि फॉर एग्जांपल गिवन एनी वैल्यू फॉर x, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस वैल्यू इनटू f will result in the corresponding value of y. For instance, we want to compute your weekly salary when 1000 units are sold. 100 units are sold. Substitution of x equal to 100 in equation 4.1 yield कि फॉर एग्जांपल आपने एक वीक में 100 यूनिट सेल आउट कर दिए हैं, आप अपनी सैलरी कंप्यूट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन 4.1 में x की वैल्यू पुट कर दें और y निकाल लें, तो जो y आएगा वो वीकली सैलरी होगी। तो y पुट कर दिया तो y क्या, x पुट किया तो y आया $325, तो ये आपकी वीकली सैलरी होगी। चूँकि यहाँ पे डॉलर्स में इंटरनेशनल बुक है ये, तो डॉलर्स में यहाँ पे डीलिंग कर रहा है। In equation 4.1, the salary associated with selling 75 units can be denoted by F75, F of 75. To evaluate F of 75, simply substitute the value of 75 into equation 4.1 wherever the letter X appears, और अब फॉर एग्जांपल के 75 यूनिट सेल आउट किए हैं तो X की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 4.1 में, तो आपकी सैलरी बन जाएगी। तो कितने यूनिट सेल आउट किए, 75, उसको वो डिनोट कर रहा है एफ ऑफ 75 से। तो ये आप डिफरेंट आपके पास ये फंक्शन बन गया है आपके पास। आप यहाँ से अपनी जो सैलरी है, जो भी सेल पर्सन होगा वो अपनी सैलरी आइडेंटिफाई कर सकता है। नीचे फिगर 4.3 दी हुई है। अब देखें उसने रूल बताया हुआ, रूल क्या है कि इनपुट आप क्या दे रहे हैं, यूनिट सोल्ड पर वीक, फंक्शन पे इंप्लीमेंट हो रही है इनपुट, आउटपुट क्या आ रही है आपकी वीकली सैलरी जो वाई है। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिंपल, उसने फंक्शन दिया हुआ है कि गिवन द फंक्शनल रिलेशनशिप z इक्वल टू एच ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 10। तो अब तीन पार्ट्स उसने दिए हुए हैं ए बी एंड सी। एच ऑफ 0 क्या होगा, एच ऑफ -5 एंड एच ऑफ यू प्लस वी क्या होगा। अब देखें एच ऑफ 0 का क्या मतलब है। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक टी वेरिएबल है, एक जेड वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट यानी कि जो इनपुट वैल्यू है वो टी होगी और जो आउटपुट वैल्यू है वो जेड है, यानी कि वो जेड क्या है, एच ऑफ टी के बराबर है। अब एच ऑफ 0 का क्या मतलब है कि टी की वैल्यू 0 पुट कर दें तो एच ऑफ 0 बन जाएगा, और टी की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आंसर क्या आएगा, -10। फिर बी पार्ट में टी की वैल्यू -5 पुट कर दें, सिंपली एवेल्युएट करें, आंसर निकाल लें तो आउटपुट 10 आएगी। अब सी पार्ट पे गौर करें, इनपुट क्या दी हुई है, इनपुट u और v दो नंबर लिए हुए हैं और उनको ऐड किया हुआ है, तो u प्लस वी, तो t की जगह u प्लस वी पुट कर दें तो u प्लस वी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस u प्लस वी हो जाएगा, t की जगह फिर -10, सिंपली स्क्वेयर ओपन करें और सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। नीचे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, इक्वेशन दी हुई है आपको और बी ए और बी पार्ट दिए हुए हैं, ये आपने कंप्यूट करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो आप लोगों ने करनी है बिल्कुल सेम एज इट इज़ एग्जाम्पल 1 जैसी है। इसमें नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। बेसिकली उसने फंक्शन की, ये फंक्शंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसने एप्लीकेशंस बताई हुई हैं। इसमें से जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, तो जैसा कि आपको मैं पहले बताया है कि जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ और जो रेंज होती है सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़। तो
हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक और बात याद रखें कि जब आप डोमेन फाइंड आउट करते हैं या डोमेन आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो ये ख्याल रखें कि आपने डोमेन में ऐसे नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेनी है जिससे आउटपुट आपकी रियल नंबर आए। हमारे पास दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं। तो एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप फंक्शन में कोई इनपुट वैल्यू पुट कर रहे हो तो डोमेन जब आपने फाइंड आउट करनी है, जब भी फंक्शन में आप कोई इनपुट वैल्यूज पुट कर रहे हो तो ध्यान रखें ये कि आउटपुट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में ना आए। यानी कि आपने वो वैल्यूज कंसीडर ही नहीं करनी, इनपुट वैल्यू या डोमेन में वो वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी जिससे आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे। तो एग्जाम्पल दी हुई है आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। अब जब भी आप रूल एक याद रखें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का, एक बात याद रखें कि जब भी आप डोमेन या रेंज फाइंड आउट करने लगें तो सबसे पहले इनपुट आएगी फिर आउटपुट। तो सबसे पहले डोमेन आएगी फिर रेंज आएगी। तो डोमेन फाइंड आउट करते वक्त ये याद रखें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि आपने वो इनपुट वैल्यूज लेनी है जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड होने से मुराद मैं क्या ले रहा हूं कि एक तो आउटपुट आपके पास रियल नंबर है और दूसरा आउटपुट आपके पास रियल नंबर है। बस आपने वो इनपुट वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी जिससे आउटपुट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए, जिससे आउटपुट आपके पास इनफाइनाइट इन्फिनिटी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते वक्त इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने डोमेन में वो इनपुट वैल्यूज कंसीडर करनी है जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब डिफाइंड होने से क्या मुराद मैं ले रहा हूं कि डिफाइंड होने से मुराद मैं ये कह रहा हूं कि आउटपुट आपके पास रियल नंबर आए, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर आए या इनफाइनाइट आए। तो यहाँ पे गौर करें आपके पास। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता है, अब ये भी ध्यान में रखें कि अगर फंक्शन में कहीं पे स्क्वायर रूट है तो वहां पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स किसी नंबर पे इनपुट वैल्यू पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैं ये भी बताता चलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ कहाँ किस किस फंक्शन पे आता है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो सिंपल सा पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तब आते हैं जब आपके पास फंक्शन में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा हो, तब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। इनफाइनाइट कब आएगा, कोई भी एक्सप्रेशन इन्फिनिटी की तरफ कब जाता है, वो तब जाता है जब फंक्शन आपके पास रेशो में हो। यानी कि रेशो में मतलब कि न्यूमरेटर में भी फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो। और इन्फिनिटी कब आता है, कोई भी एक्सप्रेशन इन्फिनिटी कब देता है, जब डिनोमिनेटर नीचे वाला जो फंक्शन है वो जीरो हो जाए। तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर कब आएगा, जब फंक्शन में स्क्वायर रूट होगा। इनफाइनाइट कब आएगा, जब फंक्शन रेशो में हो, यानी कि न्यूमरेटर में भी फंक्शन हो डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो। और जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। तो यहाँ पे गौर करें आपके पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 है, ना स्क्वायर रूट है और ना ही इसमें रेशो में फंक्शंस हैं। तो अब डोमेन देखें कि डी उसने लिया हुआ, सेट लिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स इज रियल। वो क्या कह रहा है कि पूरी रियल लाइन पे आपका जो ये फंक्शन है वो डिफाइंड है। पूरी रियल लाइन से मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो फंक्शंस है वो डिफाइंड है कि आप कोई भी इसमें इनपुट वैल्यू दे सकते हैं। आउटपुट आपकी डिफाइंड होगी, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। अब देखें ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना ही यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। तो डोमेन कोई भी यानी कि ऑल रियल नंबर। तो इस तरह हम लिखते हैं डी को एक्स सच डैट एक्स इज रियल। रेंज क्या होगी, अब इसकी जो रेंज होगी, अभी तो इसने यहाँ पे डोमेन बताई है, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी आपके पास पूरी रियल लाइन आएगी, रियल नंबर आएगा आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 5, u इक्वल टू एफ ऑफ वी और एफ ऑफ वी क्या दिया हुआ है 1/v² माइनस 4। अब गौर करें यहाँ पे आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है और फंक्शन रेशो में है।
और फंक्शन रेशियो में होने से क्या मतलब होगा कि अगर न्यूमिनेटर में फंक्शन आपके पास 1 है और डिनोमिनेटर में फंक्शन आपके पास v² - 4 है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आएगा। अब मुझे वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट होता है। तो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन इनफाइनाइट होगा वो डोमेन में हम स्किप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो कंसीडर ही नहीं करेंगे वो पॉइंट हम डोमेन में, जहाँ पे आउटपुट इनफाइनाइट होगी। तो v², अब इनफाइनाइट कब होगी, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जब आपका 0 हो जाए। और डिनोमिनेटर 0 कहाँ होगा, इसका डिनोमिनेटर क्या है, v² - 4। तो v² - 4 आप क्या कर देंगे, अब आपने ऐसे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पे v² - 4 0 होता है। तो सिंपल फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वेट कर दें 0 के साथ, कि v² - 4 = 0। यहाँ से v² क्या आएगा 4, और स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लें तो v = +-2 हो जाएगा। यानी कि +-2 का क्या मतलब है कि +2 और -2 वो पॉइंट्स हैं जहां पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, जिस पे आउटपुट वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो आप इसमें पुट करके भी देख सकते हैं फंक्शन में कि आप v की वैल्यू को अगर आप 2 लें तो 2² हो जाएगा, 2² 4 - 4 0, -2 लें तो -2² +4 हो जाएगा, तो 4 - 4 तब भी 0। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं कि जिस पे जो फंक्शन है वो आउटपुट वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो रही है। तो आप +2 और -2 को स्किप कर देंगे, कि आप स्किप करने से मतलब कि आप डोमेन में इनपुट वैल्यूज में +2 और -2 कंसीडर ही नहीं करेंगे। बाकी +2 और -2 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे डोमेन में आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि बाकी किसी भी रियल नंबर पे किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट नहीं हो रहा, कोई ना कोई रियल नंबर आ रहा है आउटपुट के तौर पर। तो यहाँ पे उसने लिखा भी यही हुआ है कि आप जो डोमेन, ये जो नीचे पैराग्राफ है कि आप डोमेन में ऑल रियल नंबर्स लेंगे एक्सेप्ट +2 एंड -2। तो उसने जो डोमेन का सेट लिखा है, तो गौर करें डोमेन का सेट उसने जो लिखा है वो ये लिखा है कि v such that v is real and v does not equal to +and -2। उसने सारे रियल नंबर ले लिए हैं और 2 और -2 को स्किप कर दिया, कंसीडर ही नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 6 पे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में y = f(x) = (x-5)। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी आपने वो पॉइंट्स देखने हैं। अब मैं देखें डोमेन फाइंड आउट करने का आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि सिंपल सा रूल है कि आपके पास जो भी फंक्शन आ जाए आपने जस्ट ये देखना है कि वो फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा, वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो आपने वो सारे नंबर स्किप कर देने हैं, बाकी सारे नंबर डोमेन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से मतलब अब यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आएगा, आपको पता है स्क्वायर रूट जब नेगेटिव होता है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो नेगेटिव, अब स्क्वायर रूट ऑफ x-5 है, नेगेटिव कब होगा, जब आप x की वैल्यू को लेस लेंगे 5 से। तो देखें गौर करें कि स्क्वायर रूट नेगेटिव होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x-5 नेगेटिव होगा तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आते जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं x = 1 इनपुट वैल्यू लेता हूँ तो 1 - 5 - 4 स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो -4 स्क्वायर रूट का क्या मतलब है कि 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ रही है। तो अब आप रियल नंबर कब आएंगे, रियल नंबर तब आएंगे जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है x-5 वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। अब आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पे जो स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव हो,
उसका सिंपल सा रूल ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन की इनइक्वालिटी बनाना है। इनइक्वालिटी कैसे, कि स्क्वायर रूट या तो ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0। जैसे इस बुक वाले ने लिया हुआ है x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ से आपके पास डोमेन आ गई। क्या डोमेन आई कि आपने या तो x इक्वल टू 5 लेना है या x से बड़े नंबर लेने हैं, ग्रेटर नंबर लेने हैं। तो डोमेन क्या बनेगी, अब ग्रेटर नंबर लेने का क्या मतलब है, अब देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, अब फंक्शन में 5 पुट करें x इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 5 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 6 लूँ तो 6 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 7 लूँ तो 7 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू कंप्यूट करें तो रियल नंबर आ रहा है आपके पास, यानी कि फंक्शन डिफाइंड हो रहा है उन पॉइंट्स पे। तो बहरहाल कौन सी आपके पास डोमेन में वैल्यूज आई हैं कि आपने ऑल रियल नंबर्स लेने हैं कि सच डैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब देखें, गौर करें, इसने नीचे डोमेन का सेट बनाया हुआ है कि d इक्वल टू x सच डैट x इज रियल एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने अपनी डोमेन को, इनपुट वैल्यूज को, कि आपने क्या करना है कि x सच डैट x इज रियल, और आपने इनपुट यानी कि x की वो वैल्यूज लेनी है जो ग्रेटर देन 5 हो और इक्वल टू 5 हो। तो ये आपके पास मैंने आपको तीनों टाइप्स के फंक्शन या तीनों टाइप्स की डोमेन बता दी हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग खुद करेंगे। इसी तरह ये उसने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दी है, जैसा कि आपको बताया था इनइक्वालिटीज में आपको मैंने ये सोल्व करवाई थी, रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर रियल लाइन बना के। आगे है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है कि, और उसने आंसर भी मेंशन किया हुआ है x लेस देन और इक्वल टू 10। हमारा लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ। आपको इसमें से जो भी कोई कंफ्यूजन हो, जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी, आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।